वेलकम टू ब्लैक रिकैप। दोस्तों, कैसा होगा अगर शहर के सभी पुलिस वालों को दूसरों की प्रोटेक्शन छोड़ खुद की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाए तो इस मूवी में कुछ कुछ ऐसा ही होता है। कहानी के एंड से पहले आप मेन कल्प्रिट को ढूंढ ही नहीं सकते। इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए काफी अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेके यूं ही आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अभिमन्यु कौशिक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो आधी रात को पार्टी करके घर लौट रहा होता है। तभी वो सामने एक ट्रक को देखता है। पास जाते ही वहां उसके सामने कोई भेड़िए का मास्क पहने हुए आ जाता है और वो डर के मारे पीछे मुड़ता है और सीन होता है कट। अगले सीन में हम एसीपी अनिल और क्रिमिनोलॉजिस्ट अनवर हुसैन को देखते हैं जो एक डेड बॉडी की जांच करने आए हैं। असल में ये डेड बॉडी अभिमन्यु कौशिक की ही होती है जिसके सामने पिछली रात भेड़िए के मास्क वाला कोई आ गया था। यहाँ अनवर कहता है कि किलर ने जानबूझ के इस बॉडी को यहाँ खुले में छोड़ दिया ताकि पुलिस को ये आसानी से मिल जाए। असल में ये जो भी है वो हमें चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग पहले इस जिंदा बॉडी की दोनों आंखें निकाली गई ताकि उसे तड़पा सके। फिर इसका दिल इसके बॉडी से निकाल दिया गया जब ये जिंदा था, जिससे इसकी इंस्टेंट मौत हो गई और उसके ब्लड में नींद की दवाई मिलती है जिससे कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकलता। अब इस केस को लीड करने की जिम्मेदारी डीसीपी कैथरीन को दी गई। अब एक नई टीम सेटअप होती है और उस मौत की गुत्थी सुलझाने का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। तहकीकात की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां किडनैपिंग हुई थी। यहाँ अनिल कहता है कि इतनी बड़ी कॉलोनी है लेकिन कहीं पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। दूसरी तरफ अनवर कहता है कि कमाल की बात तो ये है कि पुलिस ऑफिसर किडनैपिंग के दौरान चिल्लाया क्यों नहीं। शायद इतने घरों में से कोई उसकी आवाज सुन लेता। इस पे अनिल कहता है कि हो सकता है उसको क्लोरोफॉर्म दिया गया हो। इस पर अनवर कहता है कि उसका असर होने में भी 1 से 2 मिनट लग जाता है, जिस बीच वो चिल्ला सकता था, इसलिए क्लोरोफॉर्म तो नहीं दिया गया। अब अनवर कहता है कि किलर ने कुछ ऐसा जरूर किया है किडनैपिंग के दौरान जिससे अभिमन्यु कौशिक को जरा भी मौका नहीं मिल पाया चिल्लाने का या प्रतिरोध करने का। अब सभी को कोई दूसरा लीड नहीं मिलता जिससे इस केस को आगे बढ़ाया जाए। अब आधी रात को अनवर अपने घर पे उस किलर की साइकोलॉजी स्टडी कर रहा होता है। तभी वो आधी रात को एसीपी अनिल को फोन करता है और कहता है कि ये एक साइको किलर है जो हमें चैलेंज कर रहा है। अगर इसे जल्दी पकड़ा नहीं गया तो आगे ये काफी मौतें होने बाकी हैं। अनवर ये भी कहता है कि यहाँ किलर का टारगेट सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स ही है, लेकिन अनिल उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब अगले सीन में हम मनोज नाम के पुलिस ऑफिसर को रात में पेट्रोलिंग के दौरान फोन पे बात करते हुए देखते हैं। वो बात करते करते एक सुनसान रास्ते पे आ जाता है। तभी उसके सामने भी वही ट्रक आ जाता है और पास जाते ही उसके सामने भी भेड़िए के मास्क वाला आदमी आ जाता है और वो भी डर के मारे पीछे मुड़ता है। और यहाँ पे भी सीन होता है कट। उसके साथी उसे खूब ढूंढते हैं लेकिन उसका सिर्फ फोन मिलता है। असल में अब वो भी किडनैप हो चुका है। अब चारों तरफ पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है ताकि उस पुलिस ऑफिसर को जल्दी से जल्दी ढूंढ सके, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अगले दिन पुलिस स्टेशन के बाहर एक पुलिस को स्टैचू ऑफ जस्टिस की मूर्ति दिखती है। पास जाने पे वही कल रात गायब हुए मनोज की डेड बॉडी भी मिलती है, सेम उसी हालत में, दोनों आंखें और दिल निकला हुआ। अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि शहर में एक साइको किलर घूम रहा है जिसका टारगेट सिर्फ पुलिस वाले ही है। इधर अनवर को ये बात परेशान करती है कि ये एक साइको किलर है जो हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। उसके हिसाब से अगर ये स्टैचू ऑफ जस्टिस की मूर्ति मनोज की बॉडी के पास से मिली तो अभिमन्यु की बॉडी के पास से क्यों नहीं मिली। इसलिए अनवर अभिमन्यु के केस की फाइल फिर से चेक करता है जिसमें इस बार उसे वो मूर्ति जमीन में गिरी हुई दिख जाती है। इसका थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर निकला होता है। अब स्टैचू को देखने पे पता चलता है कि ये नॉर्मल स्टैचू ऑफ जस्टिस से अलग है, क्योंकि नॉर्मल स्टैचू की आंखों में हमेशा काली पट्टी बंधी होती है जो यहाँ पे गायब है, और दूसरा उनका फेस हमेशा ग्रीक के लोगों के जैसा होता है, जबकि यहाँ फेस किसी लोकल आदमी के जैसा होता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि जरूर किसी ने ये मूर्ति ऑर्डर देके बनवाई है। लेकिन चेक करने पर उस मूर्ति पर कोई ऐसा निशान या लोगो नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि इन मूर्तियों को किसने और किसके कहने पे बनाया है।
क्योंकि मनोज की डेड बॉडी पुलिस स्टेशन के बाहर मिली थी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है, लेकिन कमाल की बात है कि उसमें भी कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ इन्हें पता लगता है कि असल में किसी ने सीसीटीवी को हैक करके सारा फुटेज बदल दिया है। इसलिए अब अनवर एंड्रयू नाम के एक हैकर को लाता है। यहाँ एंड्रयू इन्हें बताता है कि जिस किसी ने भी ये हैक किया है वो काफी स्मार्ट है, क्योंकि जो वीडियो फुटेज चेंज कर सकता है उसके लिए आप सभी पुलिस वालों का फोन नंबर, आपकी पूरी डिटेल्स, आपके चैट सब कुछ जानना काफी आसान है, इसलिए आप सभी थोड़ा संभल के रहें। दूसरी तरफ अब सभी लोग उसी मूर्ति को बनाने वाले की खोज में लग जाते हैं। अब एक रात एक लड़की पुलिस स्टेशन के बाहर आती है। वो कहती है कि मुझे आपके सीनियर से मूर्ति के सिलसिले में कुछ बात करनी है, इसलिए कांस्टेबल अपने सीनियर को बुलाने के लिए अंदर जाता है। जब तक सीनियर बाहर आता है तब तक वो लड़की वहां से चली जाती है। अगले दिन डीसीपी कैथरीन शहर के सभी पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाती है, जहां वो किसी को भी इस केस से रिलेटेड मैटर फोन या ईमेल पे डिस्कस करने से मना कर देती है, क्योंकि अब सभी के सभी साइबर अटैक के शिकार हो चुके होते हैं। सिटी में ऑलरेडी 2 मर्डर हो गए थे और अभी तक कोई लीड नहीं मिला, जिससे अभी भी बाकी पुलिस वालों पे मौत का खतरा बना हुआ होता है। इसलिए कैथरीन अब ये फैसला लेती है कि अब से 2 पुलिस ऑफिसर पेयर में रात में पेट्रोलिंग करेंगे। अब पेट्रोलिंग के दौरान कैथरीन अपने साथ एक पुलिस कांस्टेबल पांडु को रखती है। प्लान के अकॉर्डिंग पांडु थोड़ी दूरी बनाते हुए स्कूटर से कैथरीन को फॉलो करेगा, जिससे ये दोनों एक दूसरे पे नजर बनाए रखेंगे। अब सभी पुलिस वाले शहर के चप्पे चप्पे पे पेट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। पांडु भी इधर कैथरीन से थोड़ी दूरी बनाते हुए उसको फॉलो करता है। तभी अचानक से एक वैन कैथरीन को फॉलो करने लगती है। कैथरीन को अंदाजा लग जाता है कि कोई गाड़ी उसे फॉलो कर रही है। उधर पांडु भी उस गाड़ी पे नजर बनाए रखता है। तभी वो गाड़ी कैथरीन के सामने आके रुकती है। ऐसा लगता है आखिरकार यही किलर की गाड़ी है। तभी गाड़ी का गेट खुलता है और असल में ये कुछ लफंगे लड़के होते हैं जो कैथरीन को नॉर्मल लड़की समझ के छेड़ने आए थे। कैथरीन गुस्से में अपना बंदूक निकालती है और उन्हें वहां से डरा के भगा देती है। तभी कैथरीन पीछे मुड़ के देखती है, ये क्या, स्कूटर खाली और पांडु गायब है। अब कैथरीन को समझने में देर नहीं लगती कि पांडु भी अब बाकी दोनों की तरह गायब हो चुका है, उसे भी शायद किलर ने किडनैप कर लिया है। इस बार कैथरीन को पांडु के स्कूटर में लगे कैमरे में वो भेड़िए के मास्क वाला आदमी दिख जाता है। इस पे अनवर कहता है कि ये जानबूझ के खुद को कैमरा में शो कर रहा है, वो हमें अभी भी चैलेंज कर रहा है, लेकिन ये मास्क इतना कॉमन है कि इससे भी हम कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि वो किलर कौन है। अब बैक टू बैक इन घटनाओं के बाद मीडिया की तरफ से पुलिस पे प्रेशर बढ़ जाता है। इधर पांडु की भी अभी तक कोई खबर नहीं आई होती है। तभी अनवर के घर पे एक कुरियर आता है। अनवर की वाइफ फातिमा को लगता है कि जरूर अनवर ने कोई गिफ्ट मंगाया होगा मुझे सरप्राइज देने के लिए, और वो उसे ओपन करती है और यहाँ मिलती है पांडु की बॉडी उसी पोजीशन में, दोनों आंख और दिल निकले हुए, और साथ में स्टैचू ऑफ जस्टिस की मूर्ति। वो घबरा जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ अनवर और बाकी सभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। इस बार पुलिस को वहाँ से किसी के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो अब किलर को पकड़ा जा सकता है। लेकिन वो फिंगरप्रिंट कोकेन शमीर नाम के अपराधी से मिलती है, और कमाल की बात तो यह है कि शमीर अभी भी जेल में है। अब पुलिस शमीर से मिलने जेल जाती है, जहां हमें पता चलता है कि कोकेन शमीर 3 महीने पहले ही जेल से छूट चुका है, जिससे ऐसा लगता है कि उसी ने ये सब मर्डर करवाए हैं। जिसके चलते पुलिस अब शमीर को चप्पे चप्पे पे ढूंढने लगती है और आखिरकार शमीर का लोकेशन ट्रैक कर लेती है। अब डीसीपी कैथरीन, एसीपी अनिल और बाकी पुलिस के साथ शमीर के घर पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या, यहाँ शमीर को किसी ने पहले से ही मार दिया था और अब उसकी डेड बॉडी को 3-4 दिन हो चुके थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि किलर ने ये सब चीजें सिर्फ पुलिस को भटकाने के लिए किया था। कोकेन शमीर का पुलिस मर्डर से कोई लेना देना था ही नहीं। इधर पुलिस स्टेशन में फिर से किलर एंड्रयू का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर देता है और उसके स्क्रीन पे अपने पहले शिकार अभिमन्यु की मौत का वीडियो प्ले कर देता है, जिसमें वो किलर उसकी आंखें और दिल बड़ी बेदर्दी से निकाल रहा होता है। थोड़ी देर बाद अनवर एंड्रयू से बात करते हुए अपने कॉफी के मग को उस स्टैचू के पास रख देता है। तभी अनवर नोटिस करता है कि कॉफी की गर्म भाप से उस मूर्ति की थोड़ी सी परत हट जाती है, जहां SD लिखा होता है, जो कि मूर्तिकार का नाम था। अब अनवर, डीसीपी कैथरीन और एसीपी अनिल
उस मूर्तिकार के पास पहुंच जाते हैं। यह मूर्तिकार उन्हें बताता है कि किलर ने उसे ऑन डिमांड ऐसी 5 मूर्तियां बनाने को कही, जिसमें से 3 मूर्तियां 3 लोगों के मर्डर के दौरान इस्तेमाल हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 मूर्तियां उसके पास है, यानी कि 2 मर्डर होने बाकी हैं। अब कैथरीन उससे किलर का स्केच बनाने को बोलती है, जिसपे वो कहता है कि किलर ने डिमांड पूरी होने पे मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मेरी दोनों आंखें ले गया ताकि मैं उसे दोबारा कभी पहचान ना पाऊं। यहाँ मूर्तिकार ये भी कहता है कि उस दिन जो लड़की इन मूर्तियों के बारे में बात करने आई थी वो मेरी बेटी मैथिली थी, लेकिन वहां जाते ही हमें धमकी भरे कॉल आ गए थे क्योंकि वो हम पे भी नजर रख रहे थे, इसलिए वो इंस्पेक्टर से मिले बिना जान का खतरा समझ के वहां से चली गई। अब डीसीपी कैथरीन को यहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिलता। इधर एंड्रयू कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर आज तक किडनैप हुआ है उसका स्मार्टफोन उसी किडनैपिंग पॉइंट पर गिरा मिला है, इसलिए मैंने एक ऐप बनाया है जिसे हम सभी पुलिस ऑफिसर्स के फोन में डाल देंगे और अगर कभी किसी का फोन किडनैपिंग के दौरान नीचे गिरता है तो उस ऐप का सेंसर से हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस जगह का एड्रेस भी, और इससे शायद अगले किडनैपिंग में हम किलर को पकड़ ले। अब अगले सीन में हम शरद नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो देर रात पेट्रोलिंग के बाद घर चले जाता है सोने के लिए। तभी घर में एंटर करते ही घर का पावर कट हो जाता है। वो मोबाइल उठाता है टॉर्च जलाने के लिए, तभी उसके सामने वही भेड़िए के मास्क वाला आदमी खड़ा होता है, जिसको देख के ये भी बाकियों की तरह घबरा जाता है। लेकिन इस बार बात यही खत्म नहीं होती, इनकी आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है, जहां अब हमें पता चलता है कि किडनैपर एक नहीं, किडनैपर 2 लोग थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों ऑफिसर शरद को पीट के बेहोश कर देते हैं और उसी वैन में किडनैप कर लेते हैं। अब उस पुलिस ऑफिसर का मोबाइल गिरते ही एंड्रयू के सिस्टम पे उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। अब सभी पुलिस वाले वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। चौथा पुलिस वाला भी अब गायब हो चुका है। यहाँ घर की तहकीकात के दौरान अनवर को एक फिडजेट स्पिनर मिलता है जो कि शायद किलर का हो सकता है। अगले सीन में हम मेट्रो स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की व्हील चेयर पे बैठे एक बूढ़े आदमी को मेट्रो के अंदर बिठा देती है। सुबह से शाम हो जाती है, वो बूढ़ा आदमी उसी पोजीशन में अभी भी मेट्रो में बैठा होता है। शक होने पर मेट्रो वर्कर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी हमें पता चलता है कि असल में ये शरद की डेड बॉडी है जिसे कल रात किडनैपिंग हुई थी। उसे मेट्रो में कपड़ों से ढक के इस तरह पेश किया गया था मानो वो कोई जिंदा इंसान हो। इधर सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे पता चलता है कि कोई लड़की शरद को मेट्रो में लेकर आई थी और उसे वहीं छोड़ के चली गई। फॉरेंसिक के हिसाब से ये मौत भी सेम पैटर्न से हुई थी। अब तक 4 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो चुकी थी। इसके बाद अब इस केस से डीसीपी कैथरीन को हटा दिया जाता है। अब ये केस प्रकाश नाम के पुलिस ऑफिसर को सौंपा जाता है। दूसरी तरफ इस बार अनवर को शरद के पोस्टमार्टम में उसके ब्लड में नींद की दवाई के अलावा बीपी की दवाई भी मिलती है, क्योंकि शरद एक बीपी का पेशेंट था। अब अनवर उस नींद की दवाई के बारे में नेट पे सर्च करता है जो अभी तक उन 4 पुलिस वालों की ब्लड में मिली, जहां हमें पता चलता है कि ये दवा लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो तुरंत ये बात जाके डीसीपी कैथरीन को बताता है। अब यहाँ पे हमें मूवी की सबसे बड़ी होश उड़ाने वाली बात पता चलती है। दरअसल अभी तक जिन पुलिस वालों का भी मर्डर हुआ था वो सभी उस मास्क मैन को देख के घबरा के पीछे मुड़ते थे। तभी वहाँ पहले से एक दूसरा आदमी खड़ा रहता था जो उन्हें तुरंत नींद का इंजेक्शन देने के साथ हिप्नोटाइज कर देता था और आसानी से उनका किडनैप कर लेता था। लेकिन शरद के केस में शरद ने बीपी की दवाई ली थी, जिस वजह से उस पे नींद की दवाई का तुरंत असर नहीं हुआ, जिसके चलते उसके बीच और किडनैपर के बीच हाथापाई हुई और अंत में शरद भी किडनैप हो गया। इस पे डीसीपी कहती है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हिप्नोटिक स्किल्स जानते हैं, इसलिए ये जानकारी कुछ खास मदद हमारी नहीं कर पाएगी। तभी अनवर को याद आता है कि तहकीकात के दौरान उसे ऑफिसर शरद के घर पे किलर का फिडजेट स्पिनर मिला था और वैसा ही स्पिनर उसने ऑनलाइन एक केस में क्रिमिनल के हाथों में देखा था। इस क्रिमिनल का नाम साइको साइमन था, जो यूके से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करके वापस आया था। वापस लौटने के बाद साइमन के फादर ने नोटिस किया कि साइमन अकेले कमरे में बैठ के दिन रात कंप्यूटर में डार्क वेब के थ्रू लाइव मर्डर और बाकी कई सारी दर्दनाक चीजें देखता था और इसे ये सब चीजें देख के काफी मजा आता था। इस पर साइमन के फादर उसे काफी समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता। और कुछ दिन बाद पुलिस को साइमन के फ्रिज से उसके मॉम डैड की डेड बॉडी मिलती है,
जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उस वक्त उसके हाथ में यही स्पिनर होता है और कुछ सालों बाद साइमन की जेल में आग लगने से मौत हो जाती है। लेकिन अनवर को इस बात पे यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि इन सबके पीछे साइको साइमन ही है जो कि अभी जिंदा है। अनवर एंड्रयू को ये बात बताता है, जिसपे एंड्रयू उसे मेट्रो वाली लड़की की फोटो दिखा के कहता है कि यही साइमन है और इसने लड़की का गेटअप लिया है। अब अनवर ये बात नए लीडिंग ऑफिसर प्रकाश को बताता है, जहां प्रकाश कहता है कि अनवर तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। साइको साइमन की अभी 3 घंटे पहले मौत हुई है। जहां हमें पता चलता है कि साइमन और उसके पार्टनर अरविंद ने एक दूसरे को गोली मार के जान ले ली। जहां एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा था डियर पुलिस, अब हम ये मौत का खेल यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जीत कर अब हमें इस गेम में मजा नहीं आ रहा। और यहीं पे होती है 5वीं मूर्ति। अब इस केस को यहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद अनवर को उसी मूर्तिकार का कॉल आता है, जहां वो अनवर को बताता है कि किलर अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो कल यहाँ फिर से आया था और उसने एक और मूर्ति बनवाई, लेकिन इस बार मेरी बेटी मैथिली ने उसे छुप के देख लिया। अब हम आखिरकार उस किलर का स्केच देखते हैं, जिसे देखते ही अनवर शॉक हो जाता है, क्योंकि असल में ये स्केच डॉक्टर बेंजामिन लुइस की होती है, जो साइकोलॉजिस्ट की दुनिया में काफी फेमस होते हैं। अब अनवर इस मैटर को और जानने के लिए बेंजामिन के गांव जाता है, जहां हम इनकी फ्लैशबैक की कहानी पता चलती है। बचपन में बेंजामिन अपनी बहन रेबेका और अपने पिता लुइस के साथ एक हंसी खुशी की जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन पता चलता है कि रेबेका प्रेग्नेंट है। काफी पूछने पर वो बताती है कि यह काम वहाँ के चर्च के फादर बेनेट ने किया है। फादर बेनेट का वहाँ पे काफी नाम था। अब बेंजामिन के पिता लुइस फादर बेनेट के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करते हैं, जहाँ के इंचार्ज एसीपी अनिल और सब इंचार्ज ऑफिसर शरद थे। लेकिन ये दोनों फादर बेनेट से पैसा खाकर उल्टा लुइस को खूब पीटते हैं और उल्टा उसे ही जबरदस्ती ये इल्जाम खुद के सिर पर लेने के लिए मजबूर कर देते हैं कि उन्होंने ही अपनी बेटी रेबिका को प्रेग्नेंट किया है, जिस वजह से लुइस को जेल हो जाती है। जहां जेल में लुइस इस बदनामी के कारण खुद की जान ले लेता है। इसलिए बेंजामिन उसका बदला अब सबसे ले रहा है और आखिरी मूर्ति के साथ उसका आखिरी बदला बाकी है, क्योंकि एसीपी अनिल अभी तक जिंदा है। अब अनवर एसीपी अनिल को फोन करके कहता है कि तुमने जो गुनाह किया था मुझे उसके बारे में सब पता चल गया है। एसीपी उसे ग्राउंड पे मिलने के लिए बुलाता है। जब अनवर ग्राउंड पे पहुंचता है तब तक काफी देर हो जाती है, क्योंकि अब तक एसीपी अनिल भी किडनैप हो चुका होता है। तभी अनवर ग्राउंड के ऊपर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखता है, जो किसी कपल का फोटो शूट कर रही थी। अनवर वो सारी फोटोज एंड्रयू को भेज देता है। तभी एंड्रयू उन फोटोज में उसी ट्रक को देखता है और किडनैपर का लोकेशन पता कर लेता है। लोकेशन असल में शहर के बाहर का एक वीरान घर था। अब अनवर यहाँ 2 पुलिस वालों के साथ पहुंच जाता है, जहां बेंजामिन अनिल को मारने ही वाला था। तभी अनवर पीछे से बेंजामिन को पकड़ लेता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसपे बेंजामिन अनवर पर हावी होने लगता है। तभी डीसीपी कैथरीन पीछे से बेंजामिन के सिर पे डंडा मार के उसे बेहोश कर देती है। यहाँ बेंजामिन गिरफ्तार हो ही जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीडिया वाले उसकी बहन के बारे में कुछ जाने या उल्टा सीधा लिखे, और वो इस मैटर को पर्सनली अपने लेवल पर खत्म करना चाहता था। इधर दूसरी तरफ अनिल अनवर को प्रमोशन का लालच देकर अपना मुंह बंद रखने को कहता है। अब अनवर बेंजामिन से मिलने जाता है और उसके इस मास्टर प्लान की तारीफ करता है, जहां उसे ये भी पता चलता है कि उस दिन आग में साइको साइमन की जगह फादर बेनेट मारे गए थे, जिसने रेबेका को प्रेग्नेंट किया था। असल में बेंजामिन ने ये सारा खेल रचा था, जिसके चलते वो शरद, अनिल और फादर बेनेट से अपना बदला ले सके। इस पर अनवर कहता है कि लेकिन तुम्हारा बदला तो अधूरा रह गया, क्योंकि अनिल तो अभी भी जिंदा है। अगले सीन में बेंजामिन को कोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कोर्ट न ले जाके कहीं और ही ले जाया जाता है, जहां एसीपी अनिल के कहने पर बेंजामिन का एनकाउंटर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अनवर को बेंजामिन की बहन रेबेका के बारे में याद आता है। इस पे वो अनिल को ये बात बताने के लिए कॉल करता है, लेकिन अनिल का फोन ही नहीं लगता, जिसके बाद वो उसके घर के लिए निकल जाता है। तभी उसे ऊपर से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है। वो जल्दीबाजी में उसे इग्नोर करके अनिल के फ्लैट में चले जाता है, जहां उसे अनिल की डेड बॉडी मिलती है। तभी अनवर को सारी बातें समझ आ जाती है। वो खिड़की से रेबेका को आवाज लगाता है, रेबेका, जिस पर वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है, जहां ये बात साफ साफ हो जाती है कि यही बेंजामिन की बहन रेबेका थी, जिसने अपना बदला आखिरकार ले ही लिया।
और अनवर भी उसे नहीं पकड़ता और उसे ऐसे ही जाने देता है। और यहाँ पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम अगले अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।